हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी साइंस विद खुलेश सर। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है और तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के अंतर्गत पदार्थ और उसके वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। इससे पहले वीडियो में आपने क्या पढ़ा है? रसायन किसे कहते हैं, रसायन के कुछ महत्वपूर्ण जो महत्व है उसको आप लोग पढ़े हो। फिर रसायन के वर्गीकरण के बारे में पढ़े हो, रसायन के प्रकार के बारे में पढ़े हो। एकदम डिटेल से पढ़ाया गया था। तो इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या? पदार्थ और उसके वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ और उसके वर्गीकरण के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पदार्थ, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है। द्रव मत समझना, द्रव्य। और इसको अंग्रेजी में मेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटर कहते हैं। तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पदार्थ क्या होता है। ठीक है। तो पदार्थ वे वस्तु होते हैं, पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसका एक द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ठीक है। पदार्थ कोई वस्तु होता है या पदार्थ कोई ऐसा वस्तु है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और उसका आयतन भी होता है और वह स्थान घेरता है। स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। क्लियर है? पदार्थ वह वस्तु होता है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, माने भार होता है, वजन होता है और वह स्थान घेरता है। आए समझ में? अर्थात ब्रह्मांड के संपूर्ण मान क्षेत्र में समझो, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि कोई एक ऐसा वस्तु है, समझ में आया? मैं अपने तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व, पूरा यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कोई भी वस्तु जिसका थोड़ा सा भी अगर द्रव्यमान है और वह स्थान घेरता है तो वह कहलाता है आपका पदार्थ द्रव्य मेटर। क्लियर हुआ? ब्रह्मांड में स्थित कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। क्लियर है? कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, तब वह कहलाता है आपका पदार्थ। ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं परिभाषा, आप लोग नोट्स करते जाओगे। क्लियर है? चलो यहां लिखता हूं पदार्थ वे वस्तु होते हैं, वे वस्तु होते हैं जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। अर्थात वे वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। जितना स्थान घेरता है वही उस वस्तु की आयतन कहलाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। आए समझ में? पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसका निश्चित एक द्रव्यमान होता है, ठीक है, और वह स्थान घेरता है। जैसे मान लो, देखो यहाँ पर ये मार्कर पेन, मैं भी मार्कर पेन पकड़ा हूँ। अब देखो मार्कर पेन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ वजन है। ठीक है। अब मान लो इसको अगर जमीन में रख दूंगा तो वो उतना ही स्थान घेरेगा। मान लो इसको आपके घर में रख दूंगा तो उतना ही स्थान घेरेगा। ऐसे समझ में? बढ़ेगा तो नहीं ना। मान लो यहाँ पर हम लोग अभी जांजगीर जिला में ये जो सेंटर कोचिंग माने आप लोग का जो ये यूट्यूब चैनल है यहाँ से संचालित हो रहा है। अब मान लो इसको मैं कोरबा ले जाऊंगा पकड़ के, तो वहां भी इसका वजन कितना होगा? उतना होगा। कम तो नहीं हो जाएगा भाई। ठीक है। उतना ही स्थान घेरेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो पदार्थ वे वस्तु होती हैं जिसकी एक निश्चित आयतन होती है, अर्थात उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। स्वयं में हम क्या है? एक पदार्थ हैं। ठीक है। हमारा भी भार है, हमारा भी द्रव्यमान है, हम भी स्थान घेर रहे हैं। हवा भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है क्योंकि उसका भी आयतन होता है। ठीक है। और क्लियर हो चुका है? मन वो भी जगह घेरता है। आए समझ में? तो पदार्थ वे वस्तु होते हैं,
पदार्थ वे वस्तु होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होती है और निश्चित आयतन होता है और स्थान घेरता है। देखते हैं पदार्थ के वर्गीकरण। क्या देखते हैं? पदार्थ के वर्गीकरण। इसको हम लोग दो वर्गों में क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है आपका भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। और दूसरा होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। आए समझ में? भौतिक वर्गीकरण और आपका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मतलब उसके रंग रूप कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है ना, वो रंगहीन है, गंधहीन है, ये सब चीज इसमें आते हैं। रासायनिक वर्गीकरण उसके रासायनिक संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है। आया समझ में? तो यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण को फिर से मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। किसके किसके रूप में भाई? तो पहला होता है आपका ठोस, ठीक है। दूसरा होता है आपका द्रव और तीसरा होता है आपका, यहां ले लेते हैं, तीसरा होता है आपका गैस, ठीक है। ठोस बोले तो आपका सॉलिड, द्रव बोले तो आपका लिक्विड, गैस का आपका गैस। इतना क्लियर है? ठोस, द्रव और गैस। तो चलो इन तीनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ठोस है, ठोस तो आप सब जानते हो, ठोस आप देखे भी हो, डिटेल में भी आप समझाऊंगा एकदम धीरे धीरे। आप लोगों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात भी नहीं है, एकदम सरल है, समझो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ठोस है, तो ठोस पदार्थ आप सब जानते हो कठोर होता है। आया समझ में? अब देखो जो ठोस के जो अवयव जो होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं। क्लास 9वीं में आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। पदार्थ के बारे में क्लास 9वीं में दिया गया है स्पेशल तरीका से। तो जो ठोस के जो अवयव होते हैं, अर्थात ठोस जिन कणों से मिलकर, जिन अणु और परमाणुओं से मिलकर बना रहता है, वह अणु परमाणु एक दूसरे के समीप में होते हैं, मतलब किसी सघनता जो होती है ज्यादा होती है, ठीक है। और ज्यादा होने का यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर देखो हमेशा याद रखना कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठोस भी कई प्रकार के पदार्थ है। इनके मध्य जो अवयव होते हैं, इनके मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है, जिसमें एक दूसरे को क्या करते हैं? ये आकर्षित करके रखते हैं। और इस आकर्षण बल को बोलते हैं आपका अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल अर्थात अणुओं के मध्य आकर्षण बल। तो यहाँ पर जो ठोस होता है, उनके जो अवयव होते हैं, अर्थात उनके जो अणु परमाणु होते हैं जिनसे मिलकर ठोस बना है, तो वो जो पदार्थ होते हैं उनके मध्य जो बल है वो बहुत अधिक होता है, समझो। अर्थात यहाँ पर देखो, मान लो ये कण है, यहाँ पर एक 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 कण है। तो इन कणों के मध्य जो आपका अंतरा आणविक जो बल होता है वो बहुत ही अधिक कठोर होता है, बहुत अधिक ताकत वाला होता है, माने बल अधिक होता है। इसलिए इसके जो कण होते हैं, वे होते हैं वो पास पास होते हैं। द्रव का देखो, द्रव का थोड़ा दूर दूर में रहता है। दूर दूर में रहता है कहने मतलब ये है कि इनके अणुओं के मध्य, इनके अवयवों के मध्य अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसीलिए द्रव के जो कण होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो थोड़ा दूर दूर में रहते हैं। किसके सापेक्ष? तो यहाँ पर ठोस के सापेक्ष। आया समझ में? उसी प्रकार देखो गैस का, तो गैस का जो अणु होते हैं, अवयव होते हैं, वो और दूर दूर में होते हैं। देखो ये ज्यादा दूर में है, इससे पता चलता है कि इनके मध्य जो आपका अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत ही कम होने के कारण इनके अवयव जो होते हैं बहुत दूर दूर में होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ठोस, द्रव, गैस का एक अंतरा आणविक वाला बल समझ में आ चुका है। आया समझ में? इसीलिए ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं द्रव के अपेक्षा और गैस के अपेक्षा। आया समझ में? क्लियर हो चुका है? अब देखो यहाँ पर जो ठोस का जो आपका आयतन होता है, देखो यहाँ पर आयतन निश्चित होता है।
ठोस का जो आयतन होता है कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मेरा पेन है, पेन क्या है, ठोस है। अब देखो इसका आयतन हमने देख लिया, मान लो इतना इतना दूर इसका आयतन है। अब मान लो यहाँ से उठाकर इसको दूसरे दूसरे जगह में रख दूंगा तो क्या आयतन में परिवर्तन होगा, उतना ही रहेगा ना, उतना ही जगह स्थान घेरेगा ना। किसकी संख्या बढ़ जाएगा, किसकी लंबाई बढ़ जाएगी, किसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगा। इसीलिए ठोस पदार्थ का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। आया समझ में, क्लियर हुआ। ठोस पदार्थ का जो आयतन होता है कैसा होता है भाई, निश्चित होता है। क्लियर है। चलो उसके बाद देखते हैं आपका द्रव। द्रव का आयतन किस प्रकार से होता है ना, तो द्रव का भी आयतन क्या होता है भाई, निश्चित होता है। इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका भी आयतन क्या होता है आपका, निश्चित होता है। अब जो कहने मतलब ये है, आयतन मतलब जगह, कितना स्थान वो लेता है। अर्थात बोला गया है ना कि पदार्थ का द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है, तो द्रव्य क्या करता है, स्थान घेरता है, और उसका जो आयतन होता है वो भी आपका निश्चित होता है। 1 लीटर दूध को गिलास में डाल दो तो भी 1 लीटर रहेगा, और 1 लीटर दूध को बड़े टब में भी डाल दोगे तो भी दूध कितना रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। कि बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना। 1 लीटर दूध को बड़ा वाला गिलास में आप ले लो या कोई पानी का बॉटल में डाल लो। आया समझ में। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर ये मान लो हमारे पास बॉटल है, इसमें मैंने डाल दिया 1 लीटर दूध। क्लियर है, 1 लीटर दूध डाल दिया, 1 लीटर पानी डाल दिया, जो भी आप लोग जो लेना चाहते हो तरल पदार्थ, ठीक है, जो द्रव हो, इतना क्लियर है। हमने डाल दिया मान लो 1 लीटर पानी, और इस 1 लीटर पानी को डाल दिया किसी बड़े टब में, ठीक है, तो क्या पानी का आयतन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना। 1 लीटर होगा कि बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब देखो यहाँ पर गैस, तो गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन अनिश्चित, आयतन अनिश्चित। जो गैस का आयतन होता है कैसा होता है आपका, अनिश्चित होता है। कैसे में, मान लो छोटे से बॉटल में हम मोमबत्ती के धुएं को रखे हैं, ठीक है, छोटे से बॉटल में मोमबत्ती के धुएं को रखे हैं, और किसी रूम के अंदर यदि जाकर उसको खोल दें तो पूरे रूम में वो फैल जाता है। आया समझ में। पहले वो पानी के बोतल में था, ये छोटे से डब्बा में था समझो। अब जैसे रूम में गए वहां पर खोल दिए तो पूरे रूम का वो आयतन ले लेगा, पूरे रूम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। इसीलिए कहीं पर भी गैस लीक होता है तो वो जल्दी से फैल जाता है, इस चीज को याद रखना। इसीलिए गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, जितना स्थान लेगा वो उतना ही स्थान लेगा। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। और आयतन का मतलब क्या है जानते हो ना, स्थान घेरना, जितना स्थान वो घेरेगा, ठीक है, वही उसका आयतन कहलाता है। क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। चलो अब देखो यहाँ पर इसका आकार, दूसरा आकार आता है। तो ठोस का आकार भी कैसा होता है जी, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लो मैं बोला हूं ये पेंसिल जो हमारे पास है, मार्कर पेन, ठीक है, मार्कर पेन, इसका जो आकार है वो आपके पास यदि मैं भेज दूंगा तो क्या इससे बड़ा हो जाएगा कि इतना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा ना। तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ठोस का आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और ठोस के जो अवयव होते हैं, जो कण होते हैं, वो पास पास होते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य अंतरः आणविक बल अधिक शक्तिशाली बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अर्थात अणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर द्रव का जो आकार है वो आकार अनिश्चित, आकार क्या आता है आपका, इसका अनिश्चित होता है। कैसे में, जैसे मान लो यदि पानी, यदि द्रव को हमने किस में ले लिया, बॉटल में ले लिया, तो बॉटल का आकार ले लेगा। यदि उसी द्रव को हमने
क्या बोलते हैं, कोई टब में ले लिया तो टब का आकार लेने लगा वो, या उसी द्रव को किसी गिलास में ले लिया तो गिलास का आकार लेने लगा वो। ठीक है, अर्थात जिस पात्र में द्रव को डाला जाता है वह द्रव उसी पात्र का आकार ले लेता है। इसीलिए द्रव का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आयतन वही रहेगा। ठीक है, 1 लीटर लिया, चाहे उसको टब में डालो, बाल्टीन में डालो, जिसमें भी डालो 1 लीटर रहेगा, माने आयतन उसका क्या है, निश्चित है। लेकिन आकार कैसा हो जाएगा, बाल्टीन में डालोगे तो बाल्टीन का आकार का, और दूसरे बर्तन में डालोगे तो दूसरे बर्तन के आकार का। यदि किसी डब्बा में डाल दिए या किसी बॉटल में डाल दिए तो उसके आकार का ले लेगा ये। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर जो द्रव का जो आपका आयतन होता है वो निश्चित होता है, पर उसकी आकार कैसा होता है, भिन्न होता है, अनिश्चित होता है। अर्थात द्रव को जिस भी पात्र में डालोगे द्रव उसका आकार ले लेता है। आया समझ में। चलो अब देखो यहाँ पर गैस, तो गैस का जो आकार होता है वो भी क्या होता है आपका, अनिश्चित। आकार क्या होता है आपका, अनिश्चित। भाई इसका आयतन भी अनिश्चित है तो आकार भी अनिश्चित है। ग्लास में रहेगा तो ग्लास टाइप का दिखेगा, लेकिन इसका हम लोग आकार को नहीं माप सकते गैस का। ठीक है, इसके क्योंकि इसके अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर में होते हैं। ठीक है, तो आकार क्या होता है इसका, अनिश्चित। अगर इसको रूम में छोड़ो तो पूरा रूम में पूरा फैल जाएगा, उससे बाहर निकालो तो उससे सब तरफ फैल जाएगा। इसीलिए आकार क्या होते हैं इसके, अनिश्चित होते हैं। आए क्लियर हो गया, पूरा क्लियर समझ में आ गया आपको। भौतिक वर्गीकरण 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस समझ में आ चुका है, द्रव समझ में आ चुका है, गैस समझ में आ चुका है। फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ ठोस, द्रव और गैस को। ठोस में जो अवयव होते हैं वो पास पास होते हैं क्योंकि अंतराणविक बल अधिक होता है। द्रव में जो अवयव होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, अंतराणविक बल ठोस के सापेक्ष कम होता है। गैस का जो अणु है वो और दूर दूर में रहते हैं, है ना, क्योंकि अंतराणविक बल बहुत ही कम होता है द्रव और ठोस के सापेक्ष। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जिस पात्र में जाएगा उसी पात्र का आकार ले लेता है। और गैस का आकार भी क्या होता है आपका, अनिश्चित होता है। तो मेरे ख्याल से आपका ये पूरा समझ में आ चुका है। तो चलो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ ठोस, द्रव, गैस का। चलो एग्जाम्पल देख लो। ठोस में लोहा, सोना आदि। ठीक है, द्रव में देखो, द्रव में क्या क्या आ जाएंगे, जल, तेल आदि, अल्कोहल, ये सब आ जाएंगे। गैस में आप तो जानते हो N2O2, है ना, आदि जितने भी गैस हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो आपको ये भौतिक वर्गीकरण समझ में आ चुका है। आपको इसको याद रखना है, अंतःआण्विक बल अणुओं के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल है। ठीक है, अब चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो भौतिक वर्गीकरण इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक को क्या बोलते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है आपका शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है आपका मिश्रण। ये सब चीज को आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, फिर भी आप लोग को मैं डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप लोग को आने वाले क्लासेस के लिए ये हेल्प करेगा और हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस। क्लियर है, अब इसको मिक्सर जान ही रहे हो। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। क्या होते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के उसमें अणु परमाणु पाए जाएंगे। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हैं। जैसे तत्व, तत्व में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सब शुद्ध होते हैं क्योंकि वो सिंगल वही है, समझो। तो उसी प्रकार के यहाँ पर जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है,
वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, अर्थात एक ही प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप लोग नोट्स करते जाना। एक ही प्रकार के अभिकर्मक, क्रिया करने वाला, ठीक है, अभिकर्मक होते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। आए समझ में, एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, माने कोई इसमें पदार्थ और नहीं मिला रहते। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल भी बता सकता हूँ, जैसे मान लो हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, इस प्रकार से फ्लोरीन, बिस्मथ। आया समझ में, ये क्या है आपका, एक ही प्रकार के क्या होते हैं, अभिकर्मक होते हैं। आया समझ में, एक ही प्रकार के, जैसे यहाँ पर देखो H2O, H2O। अब बोलोगे सर H2 में ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन, इसमें दो हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है कि जल स्वयं में क्या है, आपका एक अभिकर्मक है। जैसे मान लो जल क्या है, स्वयं में क्या है, एक प्रकार का अभिकर्मक। जैसे यहाँ पर देखो जल के जो होते हैं, इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, इस प्रकार इसका फार्मूला है, समझो। इतना क्लियर है। तो देखो जल क्या है, स्वयं में एक अभिकर्मक है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक है, समझो। क्लियर हो चुका है। अर्थात कहना मतलब ये है कि मान लो नाले का जल निकालो तो भी उसका फार्मूला H2O होगा, समुद्र में भी जल जाओगे तो H2O होगा, बोर से अगर किसी भी जमीन के अंदर से भी जल निकालेंगे तो H2O होगा, चाहे अमेरिका जाओ जापान जाओ, क्या होगा उसका फार्मूला H2O होगा। अर्थात ये स्वयं में क्या है, अभिकर्मक होते हैं। अर्थात मान लो हमारे पास एक पात्र है, हमारे पास एक पात्र है, तो पात्र में से जल डाल देंगे तो जल के सभी अणु का सूत्र क्या होगा, H2O, 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 H2O और H2O, इस प्रकार से ना, ठीक है, ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग रहेंगे। अर्थात स्वयं में क्या है, ये अभिकर्मक है। जैसे मान लो पात्र हम H2O की जगह में दूसरा ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, 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 यहाँ पर इसको O2 के रूप में ले सकते हैं, O2 के रूप में ले सकते हैं। और समझ में आया। तो सब क्या होते हैं, स्वयं एक अभिकर्मक होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। आए समझ में। चलो देख लो यहाँ पर, अब मिश्रण में चलते हैं। मिश्रण किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ मिलते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो यहाँ पर इसका परिभाषा लिख देता हूँ। मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक होते हैं। क्या होते हैं आपका, अभिकर्मक होते हैं। दो या दो से अधिक क्या होते हैं, अभिकर्मक होते हैं। आए समझ में। चलो तो मेरे ख्याल से आपको इस शुद्ध पदार्थ समझ में आ चुका है जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होंगे, और मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। बन जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है आपका तत्व और दूसरा होता है आपका यौगिक। ठीक है, तत्व और यौगिक। उसी प्रकार से मिश्रण को फिर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देख लो इसको। पहला होता है आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है आपका विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं समझ में आ चुका है, जिसमें एक ही प्रकार का अभिकर्मक होते हैं, जो शुद्ध होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर होते हैं, पूरा शुद्ध। ठीक है, और मिश्रण में क्या होता है, कोई पदार्थ ज्यादा हो सकता है, कोई पदार्थ कम हो सकता है, और दो या दो से अधिक पदार्थ को जब मिलाते हैं तभी तो मिश्रण बनता है ना। परिभाषा खुद कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है जब मिश्रण बनता है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकर्मक होते हैं, क्रिया करने वाला। क्लियर है। अब देखो शुद्ध पदार्थ के दो वर्गों में फिर से इसको क्या क्या है, विभाजित किया गया है। तो पहला है आपका तत्व, दूसरा है आपका यौगिक। तो तत्व किसे कहते हैं जानते हो ना। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा और छोटे छोटे पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में आप लोग पढ़े भी हो और तत्व के बारे में आप लोग जान रहे हो। ठीक है, तो परमाणु ऐसे समझ में क्लियर हो चुका है। तत्व को समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। और यौगिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कंपाउंड। मिल के बनता है समझो।
क्लियर हो चुका है? तत्व यौगिक समझ में आ चुका है आप लोग को? बन जाएगा। चलो, इसमें तत्व किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। लिख लेते हैं इसमें, है ना। तत्व में, यहाँ पर सिंपल लिख देता हूं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। बन जाएगा। जैसे एग्जांपल फिर वही आ जाएगा, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गए, बोरान हो गए, बिस्मथ हो गए। ठीक है, एक ही प्रकार क्या होते हैं आपका परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर O2 ले लिए हमने, H2 ले लिए। अब देखो यहाँ पर O2 और H2, सर बोलोगे दो ऑक्सीजन है तो कैसे हो गए, जबकि तत्व एक ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? अभिकर्मक एक समान होते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। क्लियर हो चुका है? तो एक ही प्रकार के अभिकर्मक, दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है? अलग है क्या? नहीं, एक ही है ना। दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है? अलग है क्या? नहीं, एक ही है ना। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2, माने एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। माने परमाणु क्या होती हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। आए समझ में? क्लियर है? और यौगिक किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के जो परमाणु होते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु समान अनुपात में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु या विभिन्न परमाणु समान अनुपात में संयोग करते हैं। समान अनुपात में संयोग करते हैं, तब क्या बनता है? आपका यौगिक बनता है। आए समझ में? क्लियर है? अर्थात विभिन्न जो परमाणु होते हैं वो जब संयोग करते हैं, ठीक है, तो एक निश्चित अनुपात में करते हैं। जैसे एग्जांपल दे दूं, थोड़ी देर पहले और बताया था आप लोग को। एग्जांपल देख सकते हैं, H2O। H2O इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना निकालेगा जी? 2:1। इसका अनुपात क्या है आपका? एक निश्चित रहेगा। जैसे मान लो मैं बोला ना कि घर में पी रहे हैं पानी, उसका भी फार्मूला क्या है? H2O। तो अनुपात कितना होगा? 2:1। मान लो समुद्र का पानी हमने पी लिया तो 2:1 ही रहेगा। ठीक है, चाहे बोर से निकालो, नाले से निकालो, समुद्र से निकालो, जल कहीं से भी जल लाओ, जापान से, चीन तो नहीं जाना है भाई। ठीक है, चीन नहीं जाना है, चीन का कोई भी सामान हमको यूज करना ही नहीं है अभी। क्लियर है? समझ में आया? अर्थात कहीं से भी, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से भी अगर जल लाओगे तो जल का फार्मूला होगा H2O, अर्थात उसका अनुपात होगा 2:1। अर्थात निश्चित अनुपात में ही मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक का निर्माण होता है। तो मेरे ख्याल से आपको तत्व और यौगिक दोनों में समझ में आ चुका है। अब चलते हैं समांगी मिश्रण और आपका विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? विसमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? आप लोग क्लास 9वीं याद करो, क्लास 9वीं आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में। चलो देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर समांगी मिश्रण क्या होते हैं, इसको आप लोग समझना है। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग विलयन के नाम से भी जानते हैं, समझना है इसको। ठीक है, समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें मिश्रण के जो अवयव होते हैं, अर्थात मिश्रण के जो तत्व होते हैं, मिश्रण का परिभाषा क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकर्मक पदार्थ, समझो, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। आए समझ में? तो यहाँ पर समांगी किसको बोलते हैं? जिसमें मिश्रण में जो पदार्थ उपस्थित रहेगा वो समान मात्रा में होता है, अर्थात संगठन जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, पदार्थों का संगठन, पदार्थों का संगठन समान होता है। पदार्थों का जो संगठन होता है कैसा होता है? समान होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में हमने शक्कर ले लिए, ठीक है, ग्लूकोज ले लिए, शक्कर ले लिए, जो भी आप ले सकते हो, चीनी ले लिए। अब उसको घोल दिए, समझो, आए समझ में? अब गिलास में देखो, यहाँ पर बना बताता हूं। जैसे मान लो हमने गिलास लिया, गिलास में हमने पानी लिया, ठीक है, अब पानी में हमने क्या डाल दिया? शक्कर, घोल दिया, समझो। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पर
यदि हम लोग ऊपर के पानी को टेस्ट करेंगे तो कैसा रहेगा, मीठा लगेगा। बीच वाले पानी को टेस्ट करेंगे तो भी कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। और नीचे का जो पानी है इसको भी टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। अर्थात शक्कर जो है पूरी तरीका से जल में घुल चुका है। ठीक है, जल में घुल चुका, अर्थात शक्कर का जो संगठन है जल में एक समान है। समझ में आया। तो यहाँ पर पदार्थों का जो संगठन होता है समान होता है, पूरी तरीके से मिल जाता है, बन जाएगा। तब इसको बोलते हैं आपका समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल ले लो, जल प्लस शक्कर, और दूसरा ले लो जल प्लस नमक। आया समझ में। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका समांगी मिश्रण। अब देखो यहाँ पर विसमांगी मिश्रण किसको बोल देंगे, तो इसमें पदार्थों का जो संगठन होता है वो अलग अलग होता है, समझो। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं मिलता है, और पदार्थों का जो संगठन होता है वो कैसा होता है आपका, असमान होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पदार्थों का संगठन, पदार्थों का संगठन असमान होता है या समान नहीं होता। ठीक है, समान नहीं होता है। ठीक है, जैसे समांगी मिश्रण में सभी पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे बताया ना, कहीं भी टेस्ट करेंगे तो कैसा रहेगा, वो मीठा ही रहेगा। चाहे ऊपर का जल लो, चाहे बीच का जल लो, चाहे नीचे का जल लो, सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखो पदार्थों का विसमांगी में क्या है, तो विसमांग माने असमान, समझो। तो पदार्थों का जो संगठन होता है वो समान नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो जल में हमने घोल दिया रेत को, तो मिलेगा क्या, ये नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, जल में हमने डाल दिया मिट्टी को, किसको डाल दिया, मिट्टी को। तो जब हम जल में मिट्टी को डालते हैं तो अलग अलग हमको स्तर दिखाई देता है। ऊपर का जो जल रहेगा थोड़ा फीका रहेगा, बीच वाला थोड़ा गाढ़ा रहेगा, नीचे वाले और नीचे में बैठ जाएगा मिट्टी जो है तो और गाढ़ा दिखाई देता है। तो उसका जो संगठन होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा समझ में, मैंने पदार्थों की जो मिश्रण करने का जो तरीका है वो असमान होता है, समझो। इतना क्लियर समझ में आ चुका है। मेरे ख्याल से आप लोग को समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। समांगी मिश्रण में जो मिश्रण के जो अवयव होते हैं वो समान मात्रा में मिले रहते हैं, संगठन एक समान होते हैं। और विसमांगी मिश्रण में है ना, मिश्रण के जो अवयव होते हैं, जो अणु परमाणु होते हैं, वो समान मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, इसका संगठन असमान होता है। अब इन सब को समझने के बाद यहाँ पर फिर से आते हैं हम लोग तत्व में। तो तत्व को फिर से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा क्योंकि मैं रिवीजन करूंगा फिर से एक बार। ठीक है, तो तत्व को यहाँ पर 3 भागों में करते हैं वर्गीकृत। पहला होता है आपका धातु, ठीक है। दूसरा होता है आपका अधातु, और तीसरा होता है आपका उपधातु। उपधातु क्लियर है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु की लक्षण पाया जाता है, सब पढ़ चुके हो। एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर Fe गोल्ड है ना, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सोडियम हो गया, सब के सब कैसा है जी, धातु होते हैं। धात्विक गुण पाए जाते हैं, चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, घातवर्धनीय होते हैं, प्लस चार्ज का निर्माण करते हैं। ठीक है, आया समझ में, इलेक्ट्रॉन देते हैं, समझो। अधातु किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसमें धात्विक चमक नहीं होती है, इतर गैस होते हैं, समझो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर O2 N2 समझे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, अधातु होते हैं जो माइनस चार्ज का निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पर उपधातु। तो उपधातु क्या होता है, धातु और अधातु के बीच वाले होते हैं। अर्थात उपधातु वे तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के समान गुण पाए जाते हैं। जैसे धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ अधातु जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, उसको हम बाद में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन उपधातु क्या होते हैं, दोनों के समान गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, देख लो यहाँ पर बोरान, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं आपका उपधातु होते हैं। अब क्या क्या और क्या बच गया आपका, आर्सेनिक, टेलुनियम है ना, टेलुनियम भी बोल सकते हैं या टेरुलियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, TE
ठीक है। अब उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, एस्टेटाइन और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, एस बी। एस बी माने आपका एंटीमनी। ठीक है, क्या बच गया आपका, एंटीमनी। तो यहाँ पर देखो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेरिडियम, एस्टेटाइन और आपका ये एस बी एंटीमनी, ये सब क्या होते हैं आपका, क्या होते हैं, उपधातु होता है। इसके लिए एक मैं ट्रिक बनाया हूँ, ट्रिक आप लोग को बता देता हूँ जिससे आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हो। बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा सबकी हो, यहाँ पर लिख लो, है ना। बोले शिव जी, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा सबकी हो, ऐसी तेरी आत्मा सबकी हो। ये ट्रिक है आपका क्या, उपधातु को याद करने का। बोले का बोरान, शिव का सिलिकॉन, जी का जर्मेनियम, ऐसी का देखो यहाँ पर एस्टेटाइन है ना, तेरी का टी का टिलिनियम, उसके बाद आत्मा का यहाँ पर देखो आगे है ना आर्सेनिक है जी, ये आर्सेनिक है ना, ऐसी का आर्सेनिक, तेरी का एस्टेटाइन, और यहाँ पर ये आपका क्या है, सबकी, सबके अर्थात यहाँ पर क्या है आपका, क्या है, एंटीमनी। ठीक है, इस चीज को याद रखना, एस भी दिया गया है, ठीक है, सबकी। तो यहाँ पर बोले शिव जैसी तेरी आत्मा सबकी हो, इस बेस में आप लोग इसको याद कर सकते हो। बी से ले लो बोरान, सी से यहाँ सिलिकॉन, जी से जी आपका ये आर्सेनिक, ऐसी तेरी वाला टेरेडियम है ना, एस्टेटाइन, और आपका ये सबकी माने सब, एस भी लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर सबकी हो। तो बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा सबकी हो। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग उपधातु को याद कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मेरे YouTube चैनल में पहले से बता चुका हूँ कि रटना बिल्कुल नहीं है, ओनली समझना है। ये सब जनरल है, समझो। इसको पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो पदार्थ के बारे में पूरा वर्गीकरण आना चाहिए, तभी आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं और उसके नियम, मापन, इकाई आदि को समझ सकते हो। क्लियर है? चलो, क्योंकि ये सब शब्द उपयोग होंगे केमिस्ट्री में, बार बार आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पदार्थ हमने पढ़ रहा था। पदार्थ किसको बोलते हैं? पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, कुछ स्थान घेरता है, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। छोटे से कंकड़ से लेकर पूरा ब्रह्मांड भी एक पदार्थ है, समझो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पदार्थ वर्गीकरण, पहला था भौतिक वर्गीकरण, दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के जो आयतन होता है निश्चित होता है, आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित और आकार भी क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठोस के जो अवयव होते हैं, कण होते हैं, वो पास पास में होते हैं क्योंकि इसमें अंतरा आणविक बल अधिक होता है। द्रव का जो कण होते हैं, अणु परमाणु जो अवयव होते हैं, वो दूर दूर होते हैं क्योंकि अंतरा आणविक बल कम होता है ठोस के सापेक्ष। और द्रव का जो कण होते हैं दूर दूर में होते हैं। ठीक है, इसका अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होता है द्रव और ठोस के सापेक्ष। इतना समझ में आ चुका है। ठोस की एग्जाम्पल लोहा, सोना, है ना। द्रव का जल, तेल, पेट्रोल आदि। गैस का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। उसके बाद देखो यहाँ पर रासायनिक वर्गीकरण दो होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? एक ही प्रकार के विकर्मक होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो H2O, 2ONF, बिस्मथ, है ना। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकर्मक होते हैं। अब देखो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ, फिर दो वर्गों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व किसको बोलते हैं? इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, सब तत्व कहलाते हैं। यौगिक क्या बोलते हैं? इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? वो निश्चित अनुपात में होते हैं, जो स्वयं में क्या है, एक प्रकार का विकर्मक होता है। इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण किसको बोलते हैं? पहले दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? जिसमें पदार्थों का संगठन समान होते हैं, पदार्थ समान होते हैं, संगठन उसका समान होता है। जैसे जल में शक्कर घोल दो तो पहचान नहीं पाओगे जल कौन है, शक्कर कौन है। ठीक है, सेम दिखेगा, अंतर नहीं कर पाओगे। और टेस्ट करोगे तो सब बराबर ही टेस्ट आएगा, चाहे ऊपर करो, चाहे बीच करो, चाहे लास्ट करो, संगठन समान है, मैंने समान घुल चुका है। विसमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? विसमांगी मिश्रण में पदार्थों का संगठन असमान होता है, अर्थात इसके जो अवयव होते हैं वो निश्चित मात्रा में नहीं होते हैं। फिर तत्व, फिर पुनः तीन भाग होते हैं इसके, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु किसको बोलते हैं? सब जानते हो। ठीक है, अधातु किसको बोलते हैं? इसको भी जानते हो। उपधातु जो अधातु और
धातु के बीच वाला भाग होता है, अर्थात दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। इसमें आपका बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब होते हैं। और इसका ट्रिक क्या है, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा सबकी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट होता है पदार्थ और उसके वर्गीकरण। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि हमारा चैनल पूरे छत्तीसगढ़ में फैल जाए और हम अच्छा से अच्छा बच्चों को पढ़ा सके और आप लोग भी अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सको। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, मापन, इकाई, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको आप लोग को जानना है। धीरे धीरे कंटिन्यू करते जाएंगे। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना नोट्स तैयार करो।